करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी न्यूज में। आप सब जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ गुरु में और आज के हेल्थ गुरु हैं डॉक्टर अक्षय शर्मा। जहां हम बात करते हैं, लोग शर्माते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं इन मुद्दों पर जब हम फिशर, पाइल्स, फिस्टुला जैसे बीमारियों को देखते हैं। वहीं इन सब पर खुलकर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं कोलोरेक्टल सर्जन डॉक्टर अक्षय शर्मा। वेलकम टू द स्टूडियो सर। थैंक यू ऋषिका। सर, तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में आज भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कोलोरेक्टल को लेकर के, कोलोरेक्टल सर्जन क्या होते हैं और किन बीमारियों को ये डील करते हैं। तो सर पहले आप इसे बताइए। नमस्कार, आई एम डॉक्टर अक्षय शर्मा, लैप्रोस्कोपिक कोलोरेक्टल सर्जन, विशेष जुपिटर हॉस्पिटल इंदौर। कोलोरेक्टल सर्जरी इज़ अ ब्रांच जिसमें लार्ज इंटेस्टिन, कोलोन, रेक्टम और मलद्वार शामिल होता है। इससे जुड़ी जितनी भी बीमारियां होती हैं उसको सर्जिकली ट्रीट करना इज़ अ कोलोरेक्टल सर्जन वर्क। जी सर। तो सर, जब ये पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी समस्याएं हैं सर, हम देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं। सर, इतना नॉर्मलाइज क्यों हो चुकी है ये बीमारियां? ये जिस हिसाब से लाइफस्टाइल लोगों की चेंज हो रही है, ये बीमारियां बहुत रैपिडली आगे बढ़ रही हैं, जिसमें से सबसे कॉमन है पाइल्स, जिसको हम बवासीर बोलते हैं। फिर आता है फिस्टुला, फिर फिशर इन एनो, फिर कोलोरेक्टल कैंसर्स जिसका प्रिवेलेंस दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ता जा रहा है। फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, रेक्टल पॉलिप्स एंड डाइवर्टिकुलोसिस। ये 7 से 8 प्रकार की बीमारियां कोलोरेक्टल में शामिल होती हैं और इन सभी बीमारियों में से सबसे ऊपर देखा जाएगा तो पाइल्स है, फिर फिस्टुला है और 3rd नंबर पे फिशर है। जी सर। सर, खान पान, लाइफस्टाइल, ये कितना ज़्यादा इन सारी बीमारियों को, सर हमारी लाइफस्टाइल अगर अच्छी होती तो कोई बीमारियां नहीं होती, लेकिन ये कितना ज़्यादा प्रभावित है कि फिस्टुला, फिशर या फिर पाइल्स जैसी बीमारियां होती हैं? ये बहुत अहम सवाल है और मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ इस माध्यम से कि ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर ही है जो कि ये सारी बीमारियों को एग्रेसिव और एग्रीवेट करता है, जिसमें से बहुत अहम आता है हमारा खराब खान पीन का आदत। जी सर। पानी का सेवन कम करना, लंबे समय तक बैठ के कॉर्पोरेट कल्चर में या ऑफिस में काम करना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं के बराबर या बहुत मिनिमल रखना। फिर हमारे को मोस्टली गाड़ी में ही सवार होके जाना है, गाड़ी में ही आना है, ऑफिस में भी बैठ के ही काम करना है, तो फिज़िकल एक्टिविटी के नाम पे हमारे पास बहुत कम काम है। जी सर। एंड जो एरिएटेड ड्रिंक्स का फैशन आजकल चल गया यूथ के अंदर, उसके वजह से इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के भी प्रिवेलेंस बढ़ते जा रहे हैं। सर, इन प्रॉब्लम्स का सर सिम्टम्स क्या होते हैं? शुरुआती लक्षण क्या होते हैं कि लोगों को अब पता चल जाना चाहिए और लोगों को अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी, पाइल्स एक बहुत ही आम बीमारी है और इसके सबसे कॉमन लक्षण होते हैं जब हम मल त्याग करने जाते हैं तो उसमें खून आना। वो खून ड्रॉप्स में आ सकता है, वो मल के द्वारा में पिचकारी के रूप में आ सकता है, वो मल द्वार के कारण सूजन के रूप में बाहर आ जाता है। कुछ लोग उसको हाथ से धक्का दे देते हैं अंदर, कुछ लोग उसके को मोशन का ही पार्ट समझते हैं और कभी कभार कुछ लोगों को मोशन होता ही नहीं है तो वो उंगली से उसको निकालने की कोशिश करते हैं या हैंड शावर को अंदर ले जाके तेज फायर करके करते हैं, जिसके वजह से उनको और एग्रेसिव अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं। मोशन के रास्ते के पास सूजन होना, इचिंग होना, खुजाल मचना, बार बार संडास जाना या 2 दिन में एक बार जाना, ये सारी लक्षण जो हैं आपको कोलोरेक्टल बीमारी की तरफ ले जाता है। सर, बहुत लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं, बताते नहीं, शर्माते हैं। सर, इसकी अवेयरनेस कितनी होनी चाहिए लोगों में? हमारे भारत में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, पर पिछले 1 डिकेड से कुछ अवेयरनेस बढ़ती जा रही है।
बट यूरोपियन कंट्रीज़ में और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ में कोलोरेक्टल स्क्रीनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप। जी सर। हम जैसे किसी भी नॉर्मल टेस्ट के लिए जाते हैं, वहाँ पे कोलोन एक नॉर्मल टेस्ट की तरह कंसिडर किया जाता है, पर हमारे साथ इतने सारी मिथ्स और ये सब जुड़े हुए हैं, तो भारत में स्पेशली महिलाएं ये बीमारी बताने से भी डरती हैं। जी सर। हो सकता है कि वो अपने लाइफ पार्टनर को या अपने पेरेंट्स को भी ना बताएं। एक लिमिट के बाद वो छुपते छुपाते किसी मेडिकल से ट्रीटमेंट ले लेती हैं, जिससे उनको पार्शियल इफ़ेक्ट मिल जाता है, बट वो पार्शियल इफ़ेक्ट के कारण मेडिकल की जो डिजीज़ है वो का लेवल ग्रेड बढ़ता जाता है। जी जी। फिर अंत में वो सर्जिकल ट्रीटमेंट पे ही शिफ्ट हो जाती हैं। अगर जल्दी आ सकते हैं तो वो हो सकता है बिना सर्जरी के भी ठीक हो सके। तो एक बहुत बड़ा मिथ है, एक बहुत बड़ा सोशल टैबू है लोगों के बीच में कि मैं संडास के रास्ते की बीमारियों को अपने आस पड़ोस वाले लोगों के साथ कैसे उजागर करूं। सर, जैसे कि आपने बताया कि लोग मेडिकल से जा करके इलाज करवा लेते हैं और कुछ दिन के लिए उन्हें राहत मिल जाती है, वहीं कुछ लोग सर सोशल मीडिया में देख करके कि लोग क्या बोल रहे हैं, वहीं कुछ लोग जीपीटी कर लेते हैं आजकल, या फिर गूगल से पूछ के अपने खुद के इलाज निकाल लेते हैं। सर, ये इलाज उनके आने वाले टाइम के लिए कितना हानिकारक साबित होता है? सर हम एक तरीके से ये सब करके खुद का नुकसान करते हैं, क्योंकि साइंस जो होती है वो बिना देखे पेशेंट को नहीं होती है जी। किसी पेशेंट्स के सिम्टम्स ज़रूरी नहीं है कि खून सिर्फ बवासीर में ही आता है। कई बार बवासीर समझ के कैंसर का इलाज कर दिया जाता है, क्योंकि चैट जीपीटी को खून के सिम्टम्स किसी भी चीज़ में मिल सकते हैं जी। गूगल को किसी में भी मिल सकते हैं। वो एक वेग रैंडम ट्रीटमेंट बता सकता है जो कि किसी भी ब्लीडिंग पाइल्स को मिल सकता है। ऐसे में अगर हम उसको ब्लीडिंग समझ के और बवासीर का इलाज करते रहेंगे और जब बीमारी बहुत आगे का रूप ले चुकी होगी तब तक कैंसर की स्टेज बहुत हाई हो जाएगी। जी सर। कुछ लोग सर आधुनिक दवाई लेने के चक्कर में कहीं एलोवेरा यूज़ करने लगते हैं, कहीं कुछ गोलियां यूज़ करने लगते हैं किसी ऐसे डॉक्टर से कि कोई गोलियां दे दी और वो फिर यूज़ करने लगे। सर, ये भी तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, तो हमें कैसे पता चलना चाहिए कि ये वाली चीज़ें हमें यूज़ ही नहीं करनी है? इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, और एक बार किसी के परिवार में एक आदमी धोखा खा जाता है तो वो परिवार को आगे उस जगह जाने से रोकता है जी। पर अभी भी भारत में ऐसे बहुत प्रचलित हैं जो कि अपने घर के नुस्खे अपना के, कुछ लोग बोलते हैं फिस्चुला का घर के नुस्खों से इलाज हो जाता है, कोई लेप लगा के हो जाता है, वो कॉम्प्लिकेशन आगे बढ़ के फिर स्किन के गैंग्रीनस और पस डिस्चार्ज लेके आते हैं। तो इसकी अवेयरनेस के ही बाद हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सर, ये अवेयरनेस ले आई कैसे? सर, ये कैसे अवेयरनेस आती? कैंप्स होते डिफरेंट, तो सर क्या अवेयरनेस आज दी जाती है डॉक्टरों द्वारा उन जो इससे जूझ रहे हैं? कोलोरेक्टल की बीमारियों को अगर हम खुल के आपस में शेयर करने लगेंगे, इससे बड़ा अवेयरनेस कुछ नहीं है। जी सर। हमको हमारे घर के पड़ोसियों को, महिलाओं को अपने टॉयलेट को एक हैबिट में डेवलप करके एक लाइफ स्टाइल को अच्छा रखने का एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, जिससे एक बार टॉयलेट की हैबिट अगर आपकी अच्छी बन गई तो वो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करेंगे, तो हो सकता है कि आप इस बीमारियों से दूर भी रहें और आप एक अच्छा मैसेज भी स्प्रेड कर सकते हैं। जी सर। और छोटी सी पहली ही किसी सिम्टम को नज़रअंदाज नहीं करके सीधे स्पेशलिस्ट के पास पहुँचें तो आपका बीमारी का इलाज बहुत ही पहली स्टेज पे सरल तरह से संभव है। सर, लोग डरते हैं सर्जरी का नाम सुन के, तो सर क्या इसमें सिर्फ सर्जरी ही एक इलाज है या मेडिकेशन से भी ये ठीक हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हर कोलोरेक्टल बीमारी का इलाज सर्जरी है। बवासीर इनिशियल स्टेज में अगर लेके आते हैं ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में, उसका दवाई गोली से बहुत अच्छा इलाज है। फिशर के ज़्यादातर पेशेंट्स दवाई गोली से ठीक हो जाते हैं। फिस्चुला इज़ अ डिफरेंट एंटिटी, ये सच्चाई अलग है। फिस्चुला के हर पेशेंट को सर्जरी लगेगी ही लगेगी, क्योंकि उसके अंदर 2 ओपनिंग है और मोशन का नया रास्ता बाहर आके दूसरी जगह खुल गया है, तो उस ट्रैक्ट को निकालना ही पड़ता है। जी सर। आजकल सर अब नई नई सर्जरी आ गई, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी के कारण, तो सर कौन सी ऐसी सर्जरीज हैं जो कम दर्द देती हैं और कब पता चलता है कि इन्हें यूज़ कर सकते हैं और कब कौन सी ऐसी सर्जरी यूज़ करना है, क्योंकि सर डिफरेंशिएशन हो गया है? सर्जरी में बहुत इनोवेशन आ गया है पिछले 10 से 15-20 सालों में।
जब पहले के ज़माने में जो सर्जरीज होती थी, जो कि कुछ लोगों के अभी तक माइंड में सेट हैं कि ऑपरेशन के बाद बहुत बड़ा घाव रहता है, लंबे समय तक पट्टियाँ होती हैं, लंबे समय तक ट्यूब में गर्म पानी डाल के बैठना पड़ता है, ऑफिस नहीं जा सकते 1-2 महीने। ये सारी चीज़ें बहुत इनोवेटिव और बहुत एडवांस हो गई हैं। लेज़र का बहुत अच्छा प्रचलित आ गया है, जिसमें बिना किसी होल के पूरे ट्रैक्ट को डिलिनेट करके फिस्चुला की सर्जरी बहुत ही कम दर्द में आसान तरीके से बनाई जा सकती है और अगले दिन पेशेंट अपने ऑफिस में या अपनी लाइवलीहुड में वापस रिज्यूम कर सकता है, जिससे उसका ऑफिस का और मॉनेटरी फैमिली का नुकसान नहीं होता। जी। फिशर के लिए लेज़र सर्जरी आ गई है, रेफेलो आ गई है, स्टेपलर टेक्निक आती है हेमरॉइड्स के लिए, जो कि वन टाइम यूज़ गन होती है, जो सारे बवासीर को पकड़ के लेके अंदर स्टेपल करके आ जाती है, जिससे भविष्य में होने वाले पोटेंशियल बवासीर भी उसके अंदर कॉट हो जाते हैं। और ये एक बहुत कारगर और एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सर्जरी है, जिसके रिजल्ट्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और पेशेंट्स का फेथ भी गेन हो रहा है। जी सर। सर, डाइट एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, तो हमें डाइट में क्या सर बैलेंस करना पड़ेगा जिससे हम इन बीमारियों से छुटकारा पा सकें? हाँ, बहुत अच्छी बात यह है कि आप डाइट में सबसे अच्छी चीज़ फाइबर रखें और पानी समर्स में एटलीस्ट 3 to 3.5 लीटर इनटेक होना चाहिए। आपको एक कर्ड इन द मॉर्निंग या इवनिंग जब आपको पसंद हो वो लेना चाहिए। जितनी गट फ्रेंडली आप डाइट लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। उपमा, इडली, दही, केला, पपीता, नारियल पानी, छाछ, इडली ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्पाइसी और जंक फूड को अवॉइड करेंगे तो ये सारी लाइफस्टाइल अपनाने से आपके गट के फ्लोरा को एक आरामदायक एनवायरनमेंट मिलेगा और आगे आने वाली बीमारियों से आप दूर रहेंगे। सर, पहले हम देखते थे कि ऐसी बीमारियां सिर्फ एक एज के बाद ही आती थी, लेकिन अब सर ऐसी बीमारियों की कोई एज ही नहीं रह गई है और वो कॉमन हो गई, नॉर्मल हो गई। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में थोड़ा फ़र्क आ गया है। पहले ये बुज़ुर्गों की बीमारी कहलाती थी क्योंकि पेल्विक डिसऑर्डर रिलेटेड डिजीजेस थी। पेल्विक डिसऑर्डर मीन्स जब आदमी एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं तो उसकी मसल वीक होती है, मसल वीक हो जाती है और वो जोर लगाएगा तो मस से बाहर आ जाते थे। बट वही आज 14 साल के बच्चे में, 30 साल के जवान में, 35 साल की महिला में, इन सब में इसलिए देखी जाती है क्योंकि हमारे पास लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब होने के कारण हमारी टॉयलेट की सिटिंग हैबिट्स, हमारी कॉन्स्टिपेशन, हमारी ऑब्स्टिपेशन, हमारी इन्फ्लेमेटरी बाउल हैबिट्स, हमारी पिज़्ज़ा बर्गर वाली आदत, ये सारी चीज़ों की वजह से हम इस बीमारी को खुद बढ़ावा देते हैं और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इंसान अपने मन में जानता है कल्प्रिट क्या है, बट वो उसको मोटिवेटेड नहीं है या ओवरकम नहीं कर पा रहा है। जी सर। कोलोरेक्टल सर कैंसर क्या होता है और साथ ही साथ सर इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं कि लोगों को तुरंत पता चल जाए? कोलोरेक्टल कैंसर इज़ अ मैलिग्नेंट डिसऑर्डर जिसमें कोलोन के अंदर एक गठान हो जाती है जो कि कैंसर का रूप धारण कर लेती है। इसका मुख्य लक्षण होता है मल द्वार से खून आना। जी सर। अचानक भूख कम हो जाना, विद इन स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स या फ्यू वीक्स आपका वेट लॉस होना, आप मोशन के रास्ते जाएंगे तो चिकना चिकना कुछ पदार्थ निकलना, 2 से 4 बार, 5 बार, 6 बार से ज़्यादा मल द्वार का मल त्याग करना, ये सारे कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। सर, कैंसर के समय इसकी स्क्रीनिंग करनी कितनी ज़रूरी होती है? जब हम कोलोनोस्कोपी करते हैं उस टाइम पे स्क्रीनिंग होती है जिसमें से अर्ली स्टेजेस कैंसर डिटेक्ट हो जाते हैं और उसका वहीं पे इलाज किया जा सकता है। कोई भी कैंसर एकदम हाई स्टेज में कभी डेवलप नहीं होता, वो पहली स्टेज पॉलिप में देता है। पॉलिप कैन कन्वर्ट इनटू कैंसर अगर उसको पॉलिप के स्टेज में ही पकड़ लिया जाए स्क्रीनिंग के दौरान, तो भविष्य में वो कैंसर का रूप नहीं लेता। जी सर। सर, इलाज के पहले तक तो लोगों को लगता है कि अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, लेकिन सर फिर जब वो घर आते हैं उसके बाद क्या माइंडसेट उनके पास होना चाहिए जिससे ये चीज़ दोबारा ना हो? एक बार पेशेंट इलाज कराता है तो उसको एक समझदार बन के रिएक्ट करना पड़ेगा कि ये मेरी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर थी जिसके वजह से मुझे ये इलाज कराना पड़ा या सर्जरी करानी पड़ी या इतनी दवाइयाँ लेनी पड़ी। अगर मैं वो लाइफ स्टाइल वापस से अपना लूँगा जिसके वजह से मुझे बीमारी हुई थी, तो डेफिनेटली बीमारी भी वापस पलट के आएगी, जिसको रिकरेंस बोलते हैं।
वंस इन अ मंथ, वंस इन अ फोरनाइट कभी किसी वार त्यौहार खाने में गए हैं तब चलता है। बट अगर कोई जैसे जिसकी प्रोफेशन ऐसा है, जिसको रोज़ गाड़ी चला के रोज़ ही रात में ढाबे पे खाना खाना है, रोज़ तंदूरी खाना है, रोज़ बाहर का फूड खाना है, उसके लिए रिकरेंस दोबारा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसने लाइफस्टाइल चेंज नहीं करी, उसने सिर्फ बीमारी को हटवाया है। वो बीमारी कभी भी किसी भी फॉर्म में दोबारा आ सकती है। सर, इन बीमारियों से बचने के लिए अंत में आप क्या सलाह देना चाहेंगे दर्शकों को कि वो इन सारी चीज़ों से बच सकें और वो अपने जीवन में क्या सलाह अपना सकें? मैं आपके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ कि आप इस 4 नाम जो मैं बता रहा हूँ इसको सुनिए और इसको कंसिडर करिए, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक ये है कि पाइल्स और फिस्चुला एक ही है। ये पाइल्स और फिस्चुला एक नहीं है, फिशर और फिस्चुला एक नहीं है, पाइलोनिडल साइनस और एब्सिस एक नहीं है, और कैंसर एक नहीं है। हर बीमारी के अलग लक्षण है, हर बीमारी का अलग इलाज है। पाइल्स में ज़रूरी नहीं है कि हर पाइल्स में ऑपरेशन ही लगे। अगर आप लक्षण को समझते हुए जल्दी आपके चिकित्सक के पास पहुंचेंगे तो आपको वो दवाई गोली से ठीक कर देगा। अगर फिशर 90% ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो दवाई गोली से ठीक हो जाते हैं। पर अगर आपको फिस्चुला है, जिसको बगंदर बोला जाता है, उसको अगर आप ढंग से नहीं पहचानेंगे और आपके मल द्वार के पास में एक फुंसी है जिसमें से पस निकल के आता है और आप उसको इग्नोर करके छोटा सा बाल तोड़ समझ के लोकल लेवल पे दवाई लेके स्टेरॉइड्स लेके इग्नोर करते रहेंगे, तो उसकी अंदर की अंदर 2 या 3 ब्रांचिंग डेवलप हो जाती हैं और वो ब्रांचिंग आगे जाके आपके मोशन के रास्ते के जो कंट्रोल पावर होते हैं, जिसको स्फिंक्टर्स बोलते हैं, उसको इन्वॉल्व कर लेती है। उसको इन्वॉल्व करने के बाद ये एक जटिल सर्जरी का रूप ले लेती है, क्योंकि उस टाइम पे फिर ये कॉम्प्लेक्स फिस्चुला होता है और उस कॉम्प्लेक्स फिस्चुला में इनकॉन्टिनेंस होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। जी सर। तो मेरा मैसेज ये है कि आप सर्जरी से डरे नहीं। आजकल की सर्जरी बहुत आधुनिक टेक्निक से होती है और जिस तरीके से मेरी ट्रेनिंग हुई है, मैं कोई एनेस्थीसिया नहीं देता किसी भी सर्जरी में, और मेरे पेशेंट्स सिर्फ एक पिडेंडल नर्व ब्लॉक में आधे से 40 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में ऑपरेशन करा के वापस वॉक करके अपने रूम में जा सकते हैं और इमीडिएटली ऑपरेशन के बाद खाना खाते हैं, शाम तक कंफर्टेबल होकर घर चले जाते हैं। कुछ पेशेंट्स को हम 1 दिन एक्स्ट्रा रोक के नेक्स्ट डे भेज देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सेप्टा ब्लॉक पिडेंडल नर्व सर्जरी। जी, जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि आप पूरी बैलेंस डाइट लीजिए, फाइबर्स रखिए, पानी ज़्यादा लीजिए, पानी का इंटेक करिए और साथ ही फिजिकल एक्सरसाइज करिए। सबसे खास बात जो रही है कि ये हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, जिसे बताने में हमें कभी शर्म ही नहीं आनी चाहिए। ये कोई शर्म की बात ही नहीं है, क्योंकि ये हमारी खुद की चीज़ है। खुद का जो पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसे समझाने या बताने में किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात ये कि कभी भी किसी ऐसे चीज़ों से अपनी इलाज मत करिए जो आपके लिए खुद नुकसानदायक हो और बाद में फिर वो बढ़ता जाए और दिनों दिन और ख़तरा आपके लिए ही साबित हो। वहीं सर्जरी की बात जब हमने की तो सर्जरी में पता चला कि कितने एडवांसमेंट हो चुकी है, लेप्रोस्कोपिक और डिफरेंट सर्जरीज डॉक्टर ने बताई, जो कि आपको आपके काम के साथ भी आगे बढ़ा सकती है। और साथ ही इतना एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हो चुका है कि लोगों को सर्जरी से डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि एनेस्थीसिया बिना दिए वो पूरा प्रोसेस कर लेते हैं और लोग दूसरे दिन अपने घर जाके अच्छे से ध्यान रखते हैं। और मेन बात जो है कि आप सर्जरी के बाद अपनी लाइफस्टाइल को उसी तरह मेंटेन करिए जिस तरह डॉक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफस्टाइल वाली डिसीज़ है, ये आपको दोबारा हो सकती है। तो उसी ध्यान और उसी परख के साथ जो आपको बताया गया है, इसे आगे लेकर के जाइए। वहीं आपको जो कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज़ के साथ।